अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, सियासी मंजरनामा जो है, आलमी सियासी मंजरनामा, वो तेज़ी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है और ख़ित्ते में नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, जो कि 76वां इजलास था, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 1 बजे हुआ और जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्चुअल इजलास से इसके ख़िताब किया और मसला कश्मीर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कोविड-19 की सूरत हाल पर बात की। इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत अहम बात की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। माहौलियाती तब्दीलियाँ और दीगर अहम मौज़ूआत जो हैं वो वज़ीर आज़म की तकरीर का हिस्सा रहे। इस्लामोफोबिया से निमटने के हवाले से वज़ीर आज़म ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आलमी मुकालमे की ज़रूरत है, आलमी मुकालमा तलब किया जाए, जो वक्त का बहुत बड़ा तकाजा है इस वक्त। इजलास में जो बाइडन की जो तकरीर है वो बहुत अहम थी, जिस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा UN के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने बहुत अहम बात की और ये खबरदार किया कि जो चीन और अमेरिका हैं, इनके दरमियान एक इम्कानी सर्द जंग जो है वो पहले से ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। बहुत अहम बात की गई उनकी तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि पहली सर्द जंग में जो दोनों फरीक हैं उनको एटमी तबाहकारियों के ख़तरात का इदराक था, जबकि फिल वक्त जो बहरान नज़र आ रहा है उससे निमटने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सूरत हाल किसी को क्लियर नहीं है और कोई तजुर्बा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर सर्द जंग से बचना होगा क्योंकि ये माजी से मुख्तलिफ होगी और गालिबन ज़्यादा ख़तरनाक होगी, जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर की जानिब से जो उनका अबलागी निज़ाम है उसके तरीक़ाकार और रिवायात के बरक्स ये बात की गई, ये जो वार्निंग दी गई, ये बहुत गैर मामूली बात है और दुनिया भर की हुकूमतों और जो खुसूसन सिफारती दुनिया है और आलमी बरादरी जो है, जो कि अमन व इस्तेहकाम पर खुसूसी नज़र रखे हुए है और इस हवाले से जो थिंक टैंक्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, तहकीकी काविशें कर रहे हैं, इल्मी काविशें कर रहे हैं, उनके लिए ये बात बहुत तवज्जो तलब है। नाज़रीन, जारी अशरा जो है वो दुनिया के मुस्तकबिल का तयन करेगा। इन तमाम सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हम वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किबला अयाज साहब, जो कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सलीबी जंगों के बाद इंसान जो है वो मजहब के नाम पर जंग करने से तौबा कर गया था, लेकिन दूसरी जंग अजीम भी हुई, पहली जंग अजीम हुई, फिर उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि शायद हमने समझा कि इंसान जो है वो नस्ल परस्ती से हट जाएगा और ये सबक सीख जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने कोल्ड वॉर देखी, फिर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी वाली सूरत हाल, उसके बाद हमने प्रॉक्सी वॉर्स देखी और अभी भी दुनिया में बहुत सी प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो लड़ी जा रही हैं। क्या समझते हैं, हमने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा? बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती है। जंग अजीम दोम के बाद मेरे ख्याल में यूरोपियन कौमों ने बहुत बड़ा सबक सीखा और वो सबक ये था कि जंग के जरिए कोई फैसले नहीं हो सकते, बल्कि मुज़ाकरात की मेज पे फैसले होंगे। तो इसके बाद आपने देखा कि जंग तकरीबन खत्म हो गई और अब उनका यूरोपियन यूनियन भी बन गया और एक करंसी, तिजारती ताल्लुकात, इस वजह से वो बड़ी एक मजबूत यूनियन के तौर पे यूरोपियन यूनियन सामने आई। लेकिन अब जो नई सूरत हाल है, यकीनन बड़ी ताकतें जो हैं वो अपने मफादात के हवाले से सोचती हैं। तो ये नई सूरत हाल और बिलखुसूस अफगानिस्तान में ये एक मामला है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि चीन का जो सी पैक का मरहला है, जो कि सिर्फ सी पैक तक महदूद नहीं है, यानी ये पाकिस्तान और चाइना का नहीं है, बल्कि ये बर्मा और फिर आसपास के ममालिक तक जाएगा। तो अब अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि चीन को अपनी सरहद तक महदूद कर दिया जाए। जी, पूरे खित्ते का एक मंसूबा है, पूरे खित्ते में ये तब्दीलियां होने जा रही हैं। एक सी पैक की, ये सी पैक जो है वो सिर्फ एक मंसूबा नहीं है, बल्कि जो है वो ये पूरे खित्ते तक जो है वो फैला हुआ है। यकीनन अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब हो जाए तो चीन यकीनन अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करेगा
और जिस तरीके से चीन की ख्वाहिश है कि इस पूरे खित्ते में, जिसको वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है, इस पूरे खित्ते में इस अमल को आगे बढ़ाया जाए, तो अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब हो गई तो खतरात और खदशात हैं कि एक नया मंजरनामा बन जाए। सही। तो डॉक्टर साहब, इस्लामोफोबिया के जो हम बढ़ते हुए वाकयात देख रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, क्या समझते हैं कि जो इस्लाम की जो एक गलत तशरीह करने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से इससे निपटा जा सकता है? हम ऐसा क्या करें कि आलमी दुनिया तक हम ये मैसेज दे सकें कि जो इस्लाम है वो अमन का दीन है और दहशत गर्दी जो है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है? इस्लामोफोबिया की तारीख बहुत पुरानी है और मगरिब में इसका मनहज और वजूहात मुख्तलिफ हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हैं और बर्मा जैसे ममालिक में मुख्तलिफ हैं, लेकिन बिलउमूम इस्लामोफोबिया के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। हम ये मानते हैं कि मगरिब में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कॉमन गुड के लोग, कि जो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी अपने अंदर समोने की कोशिश करते हैं और उनके हक के लिए बातें करते हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया है, इसमें कोई शक नहीं। तारीखी अवामिल हैं इसके, कुछ तो जाहिर है कि मजहबी हैं, कुछ सियासी हैं, लेकिन कुछ दाखिली मसाइल भी हैं मुसलमानों के अंदर, कि जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर ऐसी तंजीमें उभरी कि जिन्होंने तशद्दुद के जरिए मसाइल के हल को बेहतरीन हल समझा, इस वजह से मगरबी मीडिया ने उनको जिस तरीके से पेश किया, यकीनन उसकी वजह से इस्लामोफोबिया बन गया। मसलन बोको हराम है, या मसलन तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या बाज़ और ममालिक में इस किस्म की तंजीमें मौजूद हैं। कुछ हमारे अपने दाखिली मसाइल ऐसे हैं कि मुसलमानों का भी कुछ जहन कुछ इस किस्म का है कि वो तशद्दुद की तरफ बाज लोग चले जाते हैं, तो उससे भी इस्लामोफोबिया को तक़वियत मिलती है। मसलन फ्रांस के एक चौक में दबाके करना, खुद को हमले करना, लोगों पर फायरिंग करना, 7/7 बरतानिया में ट्रेनों पर हमले करना, तो इस किस्म के लोग जो हैं ये इस्लाम के सादा और अहमक दोस्त हैं, जिसकी वजह से वहां पर मुसलमानों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जहां इसकी वजूहात खारिजी हैं वहां दाखिली भी हैं, और इनके लिए एक लंबी कोशिश और बहुत ही अमीक रिसर्च की जरूरत है कि किस तरीके से इस्लामोफोबिया का इंसदाद किया जाए। पाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब इमरान खान को ये हम जरूर क्रेडिट देंगे कि पहली मर्तबा उन्होंने आलमी तौर पर इस मसले को उठाया है और इसको पब्लिक डिस्कोर्स का एक मौजू बनाया है। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे पीएम साहब ने कल जनरल असेंबली के इजलास से खिताब में हाईलाइट किया, इस्लामोफोबिया के उरूज पर बात की। इस्लामोफोबिया बेसिकली तो एक दहशतगर्दी की ही इस्तिलाह है। उन्होंने ये कहा कि इससे निमटने के लिए आलमी मुकालमे की ज़रूरत है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये आलमी मुकालमा शुरू किया जाए और इसमें जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मैंडेट तो बहुत महदूद है, लेकिन अगर रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमें कहा जाए तो यकीनन हम इस पर काम कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मगरिब के अंदर बिलखुसूस कॉमन गुड के जो लोग हैं, यानी वो लोग जो कि न सिर्फ ये कि मुसलमानों के हमदर्द हैं, बल्कि दीगर वहाँ पे दीगर जो मज़ाहिब हैं अक़लियतों के या दीगर कौमियतों के लोग हैं वहाँ पे, उन सबको उनके सीने जो हैं वो बहुत खुले हैं, उन लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए। मसलन अगर अमेरिका के अंदर बर्नार्ड लुईस बहुत बड़ा प्रोफेसर था, मुसलमानों के खिलाफ था, इस्लामोफोबिया को फरोग देने में उसका बड़ा किरदार था, तो उसी तरह उसी लेवल का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर इस वक्त जिंदा है, जॉन एस्पोजिटो, तो उसके साथ बातचीत हो सकती है। वो ऑलरेडी मुसलमानों के हक में बहुत काम कर रहे हैं और इस्लाम की एक बेहतर तस्वीर मगरिब को पेश कर रहे हैं। इस तरह कॉमन गुड के और भी लोग हैं, मसलन ग्लोबल इंगेजमेंट एक तंजीम है जिनके सरबराह क्रिस साइपल हैं, वो हमेशा
मजलूम कौमियतों के लिए लड़ते हैं। जहां भी मसलन अमेरिका में या मगरब में मुसलमान जो हैं उनके साथ ज्यादतियां होती हैं तो क्रिस साइफल उनके हक में सामने आते हैं, और जहां पे मसलन मुसलमान मुल्कों में मसीहियों के कोई मसाइल होते हैं तो उनको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के साथ मुज़ाकरा, इन लोगों के साथ रवाबित, ये बहुत जरूरी है। और ये अगर स्टेट की लेवल पे हो जाएं, सफारत खानों की लेवल पे हो जाए, तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसके लिए तैयार है कि अपना किरदार अदा करे। सही। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि खित्ते में बहुत तेजी से ये तब्दीलियां वकूफ़ पजीर हो रही हैं, बहुत जोड़ तोड़ भी हो रही है, और अफगानिस्तान के बाद से जो मामलात हैं वो थोड़े से संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं, इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जो दुनिया भर के मुसलमान हैं उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर, जिस तरह भी आपने बात की कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो अपना किस तरह से एक इनिशिएटिव ले सकती है, रियासती सतह पर किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, इसी तरह एक बड़े प्लेटफॉर्म पर किस तरह से जो मुसलमान हैं वो यूनाइटेड होकर अपनी इस आवाज़ को उठा सकते हैं और इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए इस किस्म की तंजीमें मसलन OIC का कोई सियासी किरदार तो शायद इतना फाल ना हो, लेकिन इल्मी किरदार फाल हो सकता है। तो अगर OIC इस्लामोफोबिया स्टडी सेल की तरफ आ जाए, और हमने अभी जो हम गए थे, मैं और नूरुल हक कादरी साहब जनाब वजीर मजहबी उमूर, तो हमने OIC के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन ईसा साहब के साथ इस हवाले से गुफ्तगू भी की, और उन्होंने इस तस्वर को बहुत अप्रिशिएट किया। हमने कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम इसका एक कॉन्सेप्ट पेपर बना के आपको भेज देंगे। उस कॉन्सेप्ट पेपर पे काम हो रहा है, और हमने ये भी पेशकश की कि पाकिस्तान में इसका एक इब्तिदाई सेंटर जो है वो हम कायम कर सकते हैं, और फिर वो बड़े लेवल पे OIC के लेवल पे ये सेंटर कायम किया जा सकता है। वही अगर काम करे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बड़े लेवल पे बहुत बड़ी तब्दीली भी आ सकती है। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि OIC एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो इस्लामोफोबिया के जो मसाइल मुसलमानों को दरपेश हैं, मुसलमान ममालिक को दरपेश हैं, उसके खिलाफ काम करने के लिए जो है वो एक मौसर प्लेटफॉर्म हो सकता है, मौसर किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंचे, जिस पर सिख बिरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ और खालिस्तान की आज़ादी के लिए नारेबाजी की गई। इस हवाले से हमने एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है, आइए पहले वो आपको दिखाते हैं। जी दिखाइएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र हिलाली साहब, कल हमने देखा कि जो सिख बिरादरी है उन्होंने वाशिंगटन में नरेंद्र मोदी की आमद पर बहुत एहतजाज किया शदीद, और कुछ रोज़ पहले उन्होंने इसकी कॉल भी दे दी थी, और उन्होंने ये इस चीज़ का इंदिया दिया था कि वो जल्द ही इस पर जो है वो एहतजाज करेंगे जैसे ही नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और कल एक बड़े पैमाने पर उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। कैसे देखते हैं इस एहतजाज को? देखिए, ये तो होना ही था, इसलिए कि इंडिया में इस वक्त सिख फार्मर्स ने एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और जारी हैं, और पता है नवंबर से ये मामला चल रहा है जी, हाल होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि सिखों के साथ मोदी का वैसे ही कोई खास ये नहीं रहा, मगर मैं समझता हूँ ये प्रोटेस्ट होंगे और ये खत्म हो जाएंगे, और इनका इम्पैक्ट जो है ना मोदी पे ना उसके विजिट पे कोई खास होगा। सही। लेकिन ज़फ़र हिलाली साहब, हम देखें कि किसान एक बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे थे और सिख बिरादरी बहुत निशाने पर थी नरेंद्र मोदी के, और अभी तक भी ये मसला हल नहीं हो सका है। तो लेकिन जो अभी हमने देखा कि वाशिंगटन में भी इस तरह से एहतजाज किया गया, बार बार इस तरह से एहतजाज सामने आ रहा है, तो क्या हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो जोर पकड़ने जा रही है, और क्या हिंदुस्तान जो है वो एक और तकसीम की तरफ बढ़ रहा है?
देखिए, हम तो सुनते रहे इंदिरा गांधी के वक्त से कि खालिस्तान जा रहा है, बनेगा बनेगा, मगर वो 84 और 85 और अब कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सिख जो हैं अभी तक उनका जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन फौज में बहुत ज्यादा है, निस्बतन उनका उनका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला एक इन्फ्लुएंशियल फैक्शन सिखों में, और खास तौर जो सिख बाहर रह रहे हैं। मगर मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज स्पेक्टेक्युलर कोई चेंज एक्सपेक्ट करना ना उस वक्त और ना अब मेरे ख्याल में ये रीजनेबल है कि हम एक्सपेक्ट करें। लेकिन जफर साहब, हम रीजनल तब्दीलियां देख रहे हैं ना। अब से पहले अगर आप खालिस्तान को देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद अगर खालिस्तान की सूरत हाल बनती तो ऐसी कोई सूरत हाल अपरेंट थी नहीं, और इतने ज़्यादा जज्बात भी नहीं थे जो इस तरह से उभर रहे थे। लेकिन अब वहाँ पर जब एक मुल्क में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता और वो अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद कर लेती हैं और उनकी आवाज़ दूर तक जाती है और उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मुयस्सर होता है उनको। और अब खित्ते की जो तब्दीलियां हैं उनके तनाजुर में अगर इसको देखा जाए तो क्या ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कि इलेक्शंस जब होंगे उसके नतीजे से अगर ये माइनॉरिटीज इकट्ठे होके मोदी के खिलाफ वोट करें और उसका इम्पैक्ट हो तो फिर हम कुछ कह सकते हैं। मगर इस वक्त ये कहना कि इसलिए कि सिख वोकल हो गए हैं, इसलिए कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसलिए कि मोदी अक़लियतों के खिलाफ जो उसका पॉलिसी है कंप्लीट उनको उनके खिलाफ, हुआ क्या है ऑन द ग्राउंड, क्या हुआ है? कुछ देर पहले तो उसका पॉपुलैरिटी 60% था, मगर कोविड और इकोनॉमी जो है उसको खासा झटका मिला है। अगर इकोनॉमी अब 7% इंडिया की ग्रो कर रही है और अगर ये कोविड का भी मामला कम हो गया तो आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं इनका भी इम्पैक्ट होगा। तो मैं नहीं समझता इस वक्त सिखों का जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस हैं इनमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यानी आपके ख्याल में जो माइनॉरिटीज का इस्तेहसाल हो रहा है इस वक्त इंडिया में, उसके लिए माइनॉरिटीज को इकट्ठा होना पड़ेगा, न सिर्फ ये कि एक अक़लियत को इकट्ठी हो और अपनी आवाज बुलंद करे, बल्कि वहां पर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको अपने हुकूक के लिए अपने इस्तेहसाल के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि जो है गवर्नमेंट में एक बहुत ब्रॉड जो चेंज है वो लाई जा सके। एब्सोल्युटली राइट। 80% हिंदू हैं और 20% मिनॉरिटीज हैं, और 80% हिंदू में 20-30% जो हैं वो इस वक्त मोदी को नहीं चाहते। तो अगर मिनॉरिटीज यूनाइट हो जाए और वो भी 20-30% आ जाए, फिर मेरे ख्याल में एक वो मोदी को पॉलिटिकली डेंजर है। मगर वो 20-30% 30 रहती है या 20 हो जाती है और मिनॉरिटीज क्या इस वक्त 20% से बढ़ सकती है, 25 हो सकती है, और क्या वो सब यूनाइटेड है, डिवाइडेड है? देखिए, ये बहुत सारे कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। मगर मेरे ख्याल में एक फिनोमेना जो है वो सिखों ने वाजे कर दिया, वो ये है कि वो भी एक माइनॉरिटी इंडिया में नाखुश है मोदी से, और वो निकल आए बताने के लिए कि हम नाखुश हैं। यानी कि उन्होंने अपनी आवाज उठाकर ये साबित किया है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। जी हाँ, सही। अच्छा जफर हिलाली साहब, एक जी आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। सिख खुद मेरे ख्याल में क्या है, जो 4% है, 3% है, पता नहीं क्या उनका, ऐसा ही कुछ है छोटा सा जी इंडिया। सही। अच्छा, मैं कुछ खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ, आपका एक वसी तजुर्बा है इस पर। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरफ ये जो खित्ते में हम तब्दीली देख रहे हैं, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद जो सूरत हाल बन रही है, इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप कैसे देख रहे हैं? दीदी, बात सीधी सादी है, अफगानिस्तान पे जल्दी से आ जाएं। देखिए, अफगानिस्तान में क्या कह रहा है पूरा दुनिया, क्या कह रहा है, और अमेरिका उनका सरबराह है। वो कह रहे हैं 4 चीजें जो तुमने वादा किया थे उस पर अमल करो। आपने वादा किया था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगा, विमेन्स राइट्स, गर्ल्स राइट्स, करो पूरा। आपने कहा था कि एमनेस्टी देंगे, चलिए आपने दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, मगर उस पर अमल करें। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोगों को ले जाके आप लोग कत्ल कर रहे हैं। तीसरा उनका क्या था वो वादा
कि टेरर, हाँ, आपके जमीन पे टेरर एक्टिविटीज नहीं होंगे और दूसरे मुल्क में टेरर एक्टिविटीज नहीं होंगे। पाकिस्तान में तो टेरर एक्टिविटीज अफगानिस्तान से आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उनके परमिशन के साथ आ रहे हैं, मगर टेररिज्म जो है टीटीपी एक्टिव है और अभी भी है और क्रॉस करके हमें नुकसान दे रहे हैं। तो बात असल ये है, तो वो कह रहे हैं अमेरिकन इस पे प्रोग्रेस दिखाओ, इस पे प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे तो हम तुम्हारे को पैसे नहीं देंगे, हम तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे, रिकग्निशन तो भूल ही जाएं। अब हम जो है पाकिस्तान जो है, हम कह रहे हैं खुदा के लिए जो भी वो हो, खाना दो, पैसे दो, नहीं तो 90% तो वैसे पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 99% हो जाएंगे नीचे, और फिर क्या होगा? वो आएंगे हमारे फ्रेंड्स पे, कहेंगे खोलो, आने दो, खाना दो, फिर हम क्या करेंगे? मुख्तलिफ और भी मुल्क हैं, वो जो हमसाए मुल्क और भी हैं। देखिए बात असल ये है, उन लोगों का कोई और प्रायोरिटीज है दुनिया का, और हम नेबरिंग मुल्क के कुछ और प्रायोरिटीज हैं। हम कहते हैं इनको दो, इनको वक्त दो, इनको टाइम लगेगा, गवर्नमेंट इनको बनाने दो, हम इनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, हम इनको समझाएंगे, हम इनको बताएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, जल्दी से इनको कहो ये चीजें पर अमल करें। इसलिए इन्होंने खुद साइन किया है दोहा पे कि ये करेंगे। अब वो मुल्ला बरादर है जिसने साइन किया जी, वो किधर है भाई मुल्ला बरादर? वो तो नजर ही नहीं आ रहा है आजकल। वो किधर है वो स्टानरज़ाई जो इनके साथ 1-1.5 साल निगोशिएट किया अमेरिका ने उसके साथ? उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। माने होगा जरूर मगर नजर नहीं आ रहे हैं। वो लोग नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हाथ वाथ काटने का हम वो इस्लामिक पनिशमेंट हैं वो हम रख रहे हैं। चलिए बाहर आके वो जेल में होगा, बाहर शायद ना हो, फुटबॉल स्टेडियम में ना हो, मगर वो रिस्टोर कर रहे हैं। फट करके अमेरिका ने प्रोटेस्ट कर दिया। तो बहुत ये बड़ा मुश्किल मसला है, और ये ना समझें कि हाँ आसान है। उन लोगों को तो परवाह ही नहीं है इनके बारे में, और हमारा जो परवाह है एक मुख्तलिफ है। हम कहते हैं यार बाद में बात करो, सिस्टम कौन सा आएगा, पहले तो इनको खाना दो कि इधर ना आ जाए, पहले तो इनको डिस्टेबलाइज ना होने दें, नहीं तो हम तबाह हो गए, हमारी मैशत तबाह हो गई, हर चीज पाकिस्तान का तबाह हो जाएगा। अफगानिस्तान इज टोटली डिस्टेबलाइज। तो जफर साहब, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स को गैर मुअस्सर करने के लिए वाशिंगटन और इस्लामाबाद जो है इनको मिलकर काम करना होगा, कैसे देखते हैं इस बयान को? बीबी बात असल ये है कि वाशिंगटन से हम क्या चाहते हैं? खुदा के लिए उनके निगोशिएटिंग स्किल्स तो नहीं चाहते हैं ना कि आप कैसे निगोशिएट करते हैं। उनको तो पता ही नहीं है निगोशिएटिंग स्किल्स क्या होते हैं। अमेरिका को क्या पता है? अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, पैसे और इन्फ्लुएंस दुनिया में। अमेरिका इधर नहीं और अफगानिस्तान में नहीं। पैसे दे तो हम बात कर सकते हैं, कुछ तो दो। उनके जो 10 मिलियन उन्होंने जब्त किए हैं बिलियन, उसको तो रिलीज करो। 70% अकाउंट्स बंद हो गए हैं अफगानिस्तान में। $150 से ज्यादा पर डे आप निकाल नहीं सकते हैं। सही, यानी आप जो है वो माजी की सूरत हाल को रिपीट होते हुए देख रहे हैं। मैं समझता हूँ जब तक ये एक फंडामेंटल क्रूशियल डिसीजन ये होगा कि 6 महीने तक हम हर चीज उनको देंगे जो देना चाहिए, और जो मिसाल के तौर पर उनके पैसे रिलीज करें, और उसके बाद हम मिलेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और हम पूछेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। अगर वो नहीं होगा फौरन तो आई एम सॉरी, फिर तो तबाहकुन। सही, यानी उनके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पहले पूरा किया जाए और उनसे बाद में उसके बारे में सवाल किया जाए कि जिन पर जो है ये मामला जो है मुआहदा हुआ था और मामला सेटल हुए थे। नाज़रीन, हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद थे और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जो खिताब किया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब,
एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से खबरदार किया गया है कि जो चीन और अमेरिका है उसके दरमियान जो नई सर्द जंग है जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बड़ी तबाहकुन हो सकती है और माजी से मुख्तलिफ होगी और गालिबन ज्यादा खतरनाक होगी, जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। असल में ये तो दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है, होनी नहीं है, शुरू हो चुकी है। और उसके एलिमेंट्स इस तरह है कि एक नेशनल स्ट्रेटजी रिव्यू पेपर छपा था अमेरिका में, जहाँ उन्होंने सिर्फ चीन के हिसाब से एक स्टडी की थी और उस स्टडी के अंदर कोई वो 200 पेजेस का पेपर दिया था, उन्होंने बहुत सारे थिंक टैंक्स को इन्वॉल्व किया था। तो उन्होंने वहां पे जो कंक्लूजन था, वो पेपर तो बहुत लंबा था, लेकिन कंक्लूजन ये था कि अगर आपने चाइना का मुकाबला करना है तो उसके लिए आपके स्टेट के जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे वो सिविल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो अदारे हैं जिसमें FBI और CIA तक का जिक्र था, उन सबको यकजा होना पड़ेगा और तब आप चीन के जो पेशकदमी है या एडवांसमेंट है उसको आप दुनिया में कर्टेल कर सकते हैं। अब चीन की पेशकदमी क्या है? चीन बुनियादी तौर पे आपको पता है कि इकोनॉमिक अपलिफ्ट के तौर पे या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, बल्कि अफगानिस्तान जब टॉप ऑफ दी बैटल था और वहाँ पे दहशतगर्दी अमरीक में थी, उस वक्त ही 2016 में तालिबान ने एक तरह से चीन को नोट किया था कि आप एमक माइंस जो कॉपर माइंस है दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है, आप उसको उसके ऊपर काम शुरू करें। और चीन के उस जमाने में कोई 2019 तक जो $430 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी वहां पर। और इस तरह आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में चले जाए, अब अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में चल रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को इकट्ठा करें तो आप फिर उसको देखिएगा, वो बोर को देखिएगा। वन बेल्ट वन रोड का कंसेप्ट चीन से लेके जा रही है फ्रांस, वहां से जा रही है अपनी UK, और अब इस खित्ते में आती है CPEC के हिसाब से देख लीजिए। तो ये जो कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है, ये अमेरिका ने कभी कोशिश नहीं की इस किस्म की कनेक्टिविटी क्रिएट करने की। अमेरिका का तो एक फॉरेन पॉलिसी का ऑप्शन होता है कि जिस मुल्क में जाते हैं वहां तबाही और बर्बादी करते हैं, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया, जिस तरह उन्होंने सीरिया में किया, लीबिया में किया, इराक में किया। और वहां पे जो भी लीडर होता है या जो हुकूमत होती है उनके कंपनी में गन रखते हैं, बैरल रखते हैं, तोप का गोला रखते हैं, कहते हैं हमारी बात मानोगी तो मार देंगे तुमको, तबाह कर देंगे तुम्हारी नस्लों को। अब ये बड़ी देर तक नहीं कर सकता क्योंकि नई रियलाइजेशन आ रही है दुनिया में, और जो आपने $3 ट्रिलियन अफगानिस्तान के अंदर जो लगे उस पर अब दुनिया सवाल कर रही है। एंड गेम की वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो आपके मीडिया में चल रहे हैं, थिंक टैंक में चल रहे हैं, कि इस तमाम 20 साल में व्हाट हैज अमेरिका गेन फ्रॉम अफगानिस्तान। ब्रिगेडियर साहब, इसी तनाजुर में जो बाइडन की तरफ से तकरीर की गई है जनरल असेंबली में, उसमें उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता तो बहुत अहम उठाया कि डिप्लोमेसी और जंग को जब वो ज़ेर बहस ला रहे थे तो उन्होंने कहा कि अस्करी ताकत को ज्यादा से ज्यादा नजरअंदाज किया जाए और डिप्लोमेसी की जो सरगर्मियां हैं उनको जारहाना अंदाज में जो है वो बढ़ाया जाए। आलमी अमन का तो तकाजा यही है, लेकिन हम इसके बरक्स, जैसे अभी आपने भी कहा कि अमेरिका जो है वो तबाहकारियां करके निकल जाता है, माजी में माजी की मिसाल हमारे सामने है, जो किया जाता रहा है, जो कहा जाता रहा है, वो इसके बरक्स नजर आता रहा है हमें। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, माजी तो बहुत डार्क है। माजी में वियतनाम है, माजी में अफगानिस्तान है, माजी में कोरिया है, माजी में सोमालिया है। माजी तो अमेरिका का माजी बदनामी से और अपना जुल्म से, तशद्दुद से भरा पड़ा। मगर ये तो माजी है, अब मुस्तकबिल में क्या अमेरिका जो है वो इस बात का इदराक कर चुका है या उसको कर लेना चाहिए? देखिए, आपने कहा कि डिप्लोमेसी करेंगे जारहाना तरीके से जी। डिप्लोमेसी के दो तरीकाकार होते हैं, एक होता है एंगेजमेंट जिसको आप कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कहते हैं। जारहाना का तो मतलब है फिर आप कोई गन इस्तेमाल करेंगे डिप्लोमेसी के अंदर, मेरी गन मानो तो मार दिया, तो ये तरीकाकार नहीं है। अब जो सर्द जंग है ना, जिसका जो आपका बुनियादी इशू था वो ये है कि जो चाइना, जो उसकी तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता था, वो ये है कि चाइना ने दुनिया में इतना इन्वेस्टमेंट कर दी है कि चाइनीज ने जो दुनिया में इन्वेस्टमेंट की है उसके मुकाबले में अमेरिका ने वो पैसा जंगों में, फजूल जंगों में, लोगों को मारने में, लोगों को तबाह करने में, स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में,
और लोगों की आबरूरेजी करने में, कत्तो गारतगरी करने में जाया किया। यानी $2 ट्रिलियन उन्होंने वहां अगर जाया किया, उससे भी ज्यादा पैसा तो हम चाइना ने वो $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की है। अब आप किस तरह कंपेयर करेंगे? यानी आप किस तरह इतना एग्जाम कर देंगे कि आप चाइना ने अगर इसे मतलब हाइपोथेटिकली कहते हैं कि चाइना ने अगर $4 ट्रिलियन की दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो अमेरिका तो ऑलरेडी $2.5-3 ट्रिलियन लूज कर। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप क्या आप ये नहीं समझते कि अमेरिका अब सीख गया है? क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही जो बाइडन आए हैं और उन्होंने फौरन से इनखला का फैसला किया अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा कि 20 साल की जो जंग थी इसका कोई फायदा नहीं मिला, तो ये इनखला जो है वो अमेरिका का एक कदम नहीं हो सकता टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स अ पॉजिटिव बिहेवियर और स्ट्रेटेजी? उम्मीद तो यही करनी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेसल कमेटी के अंदर जो सिगार की रिपोर्ट उनके डायरेक्टर जनरल ने पेश की है, तो सिगार रिपोर्ट का हेडिंग है लेसन लर्न, और उसके अंदर ये तमाम चीजें जो आप कह रही हैं या जो कुछ अमेरिका ने अपना अफगानिस्तान के अंदर मतलब बदहाली की है, जो उसकी वजह है, जिस तरह पैसे का ज़िया किया करप्शन के जरिए, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, उन्होंने यही कहा है कि दिस इज नॉट, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब होना नहीं चाहिए कि अमेरिका को सबक सीखना चाहिए इससे, और सबक सीखने का पहला रीजन क्या होना चाहिए कि आपको किसी भी जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सर्द जंग हो, चाहे वो जो है फिजिकल जंग हो। अब सर्द जंग में भी तो पैसे जाए होंगे ना। जब आप सर्द जंग की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस चीजों को फ्रीज करते हैं, आप हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, आप अपने दुश्मन को धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए आप मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी यूज करते हैं, अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट को बढ़ा, तो पैसा तो फिर कस्टर इकोनॉमिक जो एमेंसिपेशन है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी तरफ नहीं जा रहा। पैसा तो फिर चले जंग करने की तरफ नहीं तो दूसरे को नीचा दिखाने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जरूरत समझ के, इसीलिए जो आपने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का गटरस का जो बयान किया, वो इसीलिए है कि उसने कहा कि अगर ये होगा तो उसका जो मकसद मैं समझता हूँ वो ये है कि उसके अंदर इतना पैसा लग जाएगा कि मुल्कों के अंदर डेप्रिवेशन क्रिएट हो जाएगी, एहसास महरूमी बढ़ जाएगा, पैसे का ज़िया होगा, और जब पैसे का ज़िया होगा तो ना लोगों को फूड सिक्योरिटी अवेलेबल होगी, ना हेल्थ सिक्योरिटी अवेलेबल होगी, और दुनिया के नए क्राइसिस में दाखिल हो जाएगी। वो है खतरनाक पिक्चर गालिबन जिसको वो पेंट करना चाहते हैं कि वो एटम बम यूज भी नहीं करेंगे अगर, या हथियार यूज भी नहीं करेंगे। जैसे आप अफगानिस्तान को आज देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, लेकिन आज अफगानिस्तान के अंदर कंडीशन क्या है? जो बैंकों के बाहर लाइन लगी हुई है, अफगानी 20,000 से ज्यादा अफगानी निकाल नहीं सकते हैं। बेताशा जो महाजीन है वो काबुल के अंदर बैठे हुए, औरतें बच्चों को लेकर बैठी है, खिलाने के लिए रोटी नहीं है। पाकिस्तान में चाइना है, तो ये जो भूख है, ये जो नंग है, ये क्या करती है? जब भी ये चीज आती है, ये दहशतगर्दी को जन्म देती है, चोरी को जन्म देती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को जन्म देती है। तो ये वो चीजें हैं जिससे समझने की जरूरत है। और अमेरिका को अगर जो बाइडेन ये कहते हैं तो आई विश कि वो अपने कहने में कायम है कि अमेरिका का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं टाइम चूंकि कम है, मैं जी ये जानना चाह रही हूँ कि जो तालिबान है वो उस वक्त उनको इस वक्त जो है उनको इमदाद की अशद ज़रूरत है, जो इस वक्त की सूरत हाल है वहाँ की। इमदाद और सरमायाकारी के लिए जो है ना वो इस वक्त चीन की तरफ देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि चीन जो है वो आगे बढ़कर यहाँ पर सरमायाकारी करे, उनकी मदद के लिए आ गया है। अगरचे कि अभी चीन की तरफ से इमदाद तो शायद जो है वो भेजी जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी भेजी गई है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर चीन उनको तस्लीम कर लेता है या उसकी तरफ बढ़ने की तरफ तालिबान की हुकूमत को की तरफ जो है वो कुछ थोड़ा सा इंडिकेट करता है, तो क्या आप समझते हैं कि जो खित्ते में होने वाली सफबंदियां हैं वो बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी? वो वाज़ेह हो चुकी है, सब दुनिया बड़ा कैटेगोरिकली तरीके से वादे होती है। उसका इकोनॉमिक जो चीजें हैं वो तो एक मदद से ताल्लुक है ना, कि आपने किसी की माशी मदद करनी है। जो सब बंदी है वो तो सिर्फ माशियात से नहीं रिलेट होती, वो तो आपके नेशनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट से भी लिंक होती है। और पाकिस्तान के लिंकिंग चाइना के साथ है, पाकिस्तान रशिया की तरफ जा रहा है। रशिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करते हुए नहीं चाह रहा कि अफगानिस्तान के अंदर से कोई दहशतगर्दी या कोई ऐसी तंजीम हो जिसका इफेक्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे आए और रशिया पे आए।
ब्रिटेन ने कैटेगोरिकली कह दिया। फिर पाकिस्तान और जो पुतिन रशिया उनकी भी बातचीत हो चुकी है। उधर से ईरान है जिसके ऊपर जिनकी एक कंसर्न नजर आया था और जिन्होंने गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जिसका ईरान को आई थिंक दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि वो मुस्लिम ममालिक के ऊपर नाम तराशी कर रहे हैं कि पंजशीर का पंजशीर तो